नमस्कार मित्रों, हिंदी के अंतर्गत हम लोग भाषा के विषय में पढ़ रहे थे और किसी कारणवश वो वीडियो पूरा नहीं हो पाया था। आज हम लोग उसी के आगे अपने वीडियो को कंटिन्यू करेंगे और पढ़ेंगे भाषा के प्रकार। तो आइए शुरू करते हैं। भाषा के प्रकार। मुख्य रूप से भाषा के 3 प्रकार निकल के सामने आते हैं। भाषा का जो पहला प्रकार है वह है हमारा मौखिक भाषा। मौखिक भाषा। दूसरा प्रकार है भाषा का, उसको हम कहते हैं लिखित भाषा। लिखित भाषा। और जो तीसरा प्रकार है उसे हम कहते हैं सांकेतिक भाषा। मौखिक भाषा, लिखित भाषा और सांकेतिक भाषा। मौखिक भाषा, लिखित भाषा और सांकेतिक भाषा। अब ये भाषाएं क्या हैं? देखिए, मौखिक भाषा किसे कहते हैं, लिखित भाषा किसे कहते हैं और सांकेतिक भाषा किसे कहते हैं, तो एक एक को हम पढ़ेंगे। सबसे पहले बात करें मौखिक भाषा पर। तो मौखिक भाषा, भाषा का वह रूप होता है, मौखिक भाषा भाषा का वह रूप होता है जिसमें वक्ता अपने विचारों को बोलकर, जिसमें वक्ता अपने विचारों को बोलकर और श्रोता उसे सुनकर ग्रहण करता है। तो ऐसी भाषा को हम कौन सी भाषा कहते हैं? मौखिक भाषा कहते हैं। भाषा का वह रूप जिसमें वक्ता अपने विचारों को बोलकर और जो श्रोता होता है वह उसे सुनकर ग्रहण करता है, तो ऐसी भाषा को हम कहते हैं मौखिक भाषा। अगर हम मौखिक भाषा की बात करें तो लिख सकते हैं जब व्यक्ति अपने विचारों का आदान प्रदान, जब व्यक्ति अपने विचारों का आदान प्रदान कैसे करता है? बोलकर करता है। बोलकर करता है। जब व्यक्ति अपने विचारों का आदान प्रदान बोलकर करता है तथा सामने वाला सुनकर ग्रहण करता है। सामने वाला सुनकर ग्रहण करता है। तो इस प्रकार की भाषा को मौखिक भाषा कहते हैं। तो इस प्रकार की भाषा को क्या कहते हैं? मौखिक भाषा कहते हैं। मौखिक भाषा कहते हैं। यानी जब व्यक्ति अपने विचारों का आदान प्रदान कैसे करता है? बोल कर करता है और सामने वाला उसको सुनकर ग्रहण करता है, तो इस प्रकार की भाषा को हम कहते हैं मौखिक भाषा। यानी हम बोल रहे हैं, आप सुन रहे हैं, तो ये कौन सी भाषा हो गई? ये मौखिक भाषा हो गई। जब हम किसी इंटरव्यू के लिए जाते हैं, ये प्रश्न पूछा जाता है, साक्षात्कार में किस भाषा का प्रयोग किया जाता है? साक्षात्कार। अगर हम इसके कुछ उदाहरणों की चर्चा करें तो साक्षात्कार बहुत पूछा जाता है। साक्षात्कार में किस भाषा का प्रयोग किया जाता है? तो साक्षात्कार में किस भाषा का प्रयोग होता है? मौखिक भाषा का प्रयोग होता है, क्योंकि दोनों लोग बोलकर और सुनकर के ग्रहण करते हैं। तो साक्षात्कार में किस भाषा का प्रयोग हो गया? मौखिक भाषा का। हम लोग फोन पर बात करते हैं, मोबाइल पर बात करते हैं। फोन पर बात करना, फोन पर बात करना कैसी भाषा है? मौखिक भाषा है। फोन पर बात करना कैसी भाषा है? मौखिक भाषा है। इसके अतिरिक्त जैसे गाने सुनना, हम रोज गाने सुनते हैं, कैसी भाषा है? मौखिक भाषा है। समाचार सुनना, ये भी कैसी भाषा है? मौखिक भाषा है। समाचार सुनना, गाने सुनना, साक्षात्कार,
यानी कुल मिलाकर के हम अपने विचारों का जो आदान प्रदान है वो कैसे करेंगे, बोल कर करेंगे और सामने वाला उसको सुनकर ग्रहण करेगा। तो इस भाषा को हम कहते हैं मौखिक भाषा। ये थी हमारी मौखिक भाषा। दूसरे प्रकार की भाषा है हमारी लिखित भाषा। दूसरी भाषा है हमारी लिखित भाषा। लिखित भाषा, लिखित भाषा क्या है? जब व्यक्ति अपने विचारों का आदान प्रदान लिखकर करता है। कैसे करता है? लिखकर करता है, तथा सामने वाला उसको पढ़कर ग्रहण करता है। हमने कोई बात लिखी, यहां पर हमने लिख दिया लिखित भाषा, आप इसको पढ़ लेंगे, आपको पता चल गया ये लिखित भाषा लिखा हुआ है। तो इस प्रकार की भाषा को हम लिखित भाषा कहते हैं। तो हम लिख सकते हैं इसमें, इस भाषा में, या ऐसे लिखो, जिस भाषा में, या भाषा का वह रूप, भाषा का वह रूप, भाषा का वह रूप जिसमें व्यक्ति अपने विचारों का आदान प्रदान, विचारों का आदान प्रदान लिखकर करता है। कैसे करता है? लिखकर करता है, तथा सामने वाला पढ़कर ग्रहण करता है। पढ़कर ग्रहण करता है। तो इस भाषा को हम क्या कहते हैं? लिखित भाषा। यानी आपको लिखित रूप में, मुद्रित रूप में कोई विषय सामग्री दी गई और आपने पढ़कर के उसके अर्थ को ग्रहण कर लिया, आपने पढ़कर के उसको समझ लिया, तो ऐसी भाषा क्या कहलाती है? आपकी लिखित भाषा कहलाती है। जैसे अगर हम उदाहरण देखें इसके, तो सबसे अच्छा उदाहरण है हम लोग जो पत्र पत्रिकाएं पढ़ते हैं। पत्र पत्रिकाएं पढ़ना, तो पत्र पत्रिकाएं किस भाषा में होती हैं? लिखित भाषा में। वो लिखा हुआ है, छपा हुआ है, मुद्रित है, हम उनको पढ़ करके ग्रहण करते हैं। तो इस भाषा को हम क्या कहते हैं? लिखित भाषा कहते हैं। दूसरा, अगर हम बात करें पाठ्य पुस्तकें, हम जो पाठ्य पुस्तकें पढ़ते हैं तो इनको हम कैसे ग्रहण करते हैं? पढ़ करके ग्रहण करते हैं। इनको पढ़ते हैं फिर ग्रहण करते हैं, इनके भाव को क्या कहना चाहता है ये। तो इस प्रकार की भाषा को हम क्या कहते हैं? लिखित भाषा। जैसे ये समाचार पत्र पूछा गया है आपके पेपरों में, समाचार पत्र, समाचार पत्र कैसी भाषा है? तो लिखित भाषा है। तो वह भाषा या भाषा का वह रूप जिसमें व्यक्ति अपने विचारों का आदान प्रदान कैसे करता है? वो लिखकर करता है, और सामने वाला उसको कैसे ग्रहण करता है? पढ़कर ग्रहण करता है। तो ऐसी भाषा को हम कहते हैं लिखित भाषा। और तीसरी भाषा है हमारी सांकेतिक भाषा। तीसरी भाषा है सांकेतिक भाषा। सांकेतिक भाषा। तो सांकेतिक भाषा कौन सी होती है? वह भाषा जिसमें व्यक्ति अपने विचारों का आदान प्रदान कैसे करता है? संकेतों के माध्यम से करता है। संकेतों के माध्यम से करता है। संकेतों के माध्यम से करता है, तथा सामने वाला कैसे ग्रहण करता है? तथा सामने वाला समझकर ग्रहण करता है। सामने वाला समझकर ग्रहण करता है।
सांकेतिक भाषा में क्या होता है कि व्यक्ति अपने विचारों का आदान प्रदान कैसे करेगा? संकेतों के माध्यम से करेगा। जैसे कोई मेरा मित्र है और हमने कहा पिताजी घर पे हैं तो हमें नाम से मत पुकारना, तुम 3 बार ऐसे ऐसे ताली बजा देना, मैं समझ जाऊंगा। तो मित्र आएगा, उसने 3 बार ताली बजाई और हम चले गए। संकेत केवल हम ही समझ सकते हैं क्योंकि उसने हमें बता रखा है या हमने उसको बता रखा है। हमने कहा तुम आना 3 बार हॉर्न बजा देना बाइक का, हम आ जाएंगे नीचे। तो ये केवल हमने उसको बताया, उसने हमें समझाया। इसलिए सांकेतिक भाषा जो होती है वह सबसे कठिन भाषा मानी गई है क्योंकि संकेत निश्चित नहीं होते हैं। कुछ संकेत तो निश्चित हैं, जैसे अगर हम बात करें ट्रैफिक सिग्नल, अगर हम इसका उदाहरण देखें, ट्रैफिक सिग्नल पर जो सिपाही खड़ा होता है उसके जो इशारे होते हैं वो बताता है कि आप इधर रुक जाइए, आप उधर रुक जाइए, इस प्रकार से सीटी बजाता है। तो वो कुछ इशारे जो होते हैं, संकेत जो होते हैं निश्चित होते हैं, लेकिन सभी संकेत निश्चित नहीं होते हैं। जैसे अंपायर के द्वारा निर्णय बताना, अंपायर के द्वारा निर्णय बताना, तो ये सांकेतिक भाषा के उदाहरण है। अंपायर कोई भी बात बताता है तो वो इशारे से बताता है, संकेत से बताता है ताकि सभी लोग उसको समझ जाए। तो यह कौन सी भाषा का उदाहरण हो गया? सांकेतिक भाषा का उदाहरण हो गया। अब अगर आपसे पूछा जाए सबसे सरल भाषा कौन है, सबसे कठिन भाषा कौन है और क्यों है, तो सबसे सरल भाषा होती है हमारी मौखिक भाषा, क्योंकि जो बातें हम बोलकर बताते हैं वो स्पष्ट रूप से सामने वाले के समझ में आ जाती हैं। लेकिन जो बातें हम संकेतों के माध्यम से बताते हैं वह स्पष्ट रूप से सामने वाले के समझ में नहीं आते जब तक उन्हें उन संकेतों का मतलब ना मालूम हो। जैसे ये एरो बने होते हैं, रास्ता इधर से है फिर एरो बना, ठीक है, ये प्लस का साइन बना चिकित्सा का, ठीक है, या ये रेड रिबन का साइन बना। तो बहुत प्रकार के संकेत हैं और संकेत अगर हमें मालूम नहीं है तो हमारे लिए वह बहुत कठिन है। तो सबसे सरल भाषा मौखिक भाषा, सबसे कठिन भाषा सांकेतिक भाषा। तो बची हमारी लिखित भाषा। लिखित भाषा हमारी सरल भी है और कठिन भी है, तो ध्यान रखना। ये थे हमारे भाषा के प्रकार। आइए आगे देखते हैं इसमें। अब हम बात करें भाषा की प्रकृति के ऊपर। भाषा की प्रकृति कैसी होती है? भाषा की प्रकृति तो जिस प्रकार से आपने देखा है गंगोत्री गंगा जी से निकली तो बहुत छोटी सी धारा के रूप में निकलती है और जैसे जैसे विशाल मैदानी भागों में प्रवेश करती हैं उनका स्तर बढ़ता चला जाता है, बहुत विशाल मैदानी भागों में प्रवेश करती है। उसी प्रकार से भाषा है। भाषा देश काल स्थिति समय के अनुसार बदलती चली जाती है। जिस क्षेत्र में पहुंचती है उसी का रूप धारण कर लेती है। उत्तर भारत की भाषा दूसरी, दक्षिण भारत की दूसरी, पूर्व की दूसरी, पश्चिम की दूसरी। तो भाषा का स्वरूप नदी के जल के समान निरंतर प्रवाहित होने वाला है, बदलने वाला है, चलने वाला है। ये होता है भाषा का रूप। तो भाषा स्थिर नहीं है, भाषा गतिशील है और नदी के जल के समान निरंतर प्रवाहित होती रहती है। इसमें आप इतना ही केवल ध्यान रखेंगे। अब अगर हम बात करें भाषा के रूप, भाषा के रूप तो किसी देश में भाषा के 3 रूप उभर कर सामने आते हैं। पहला रूप क्या है? बोलियां। पहला रूप है बोलियां। दूसरा रूप कौन सा होता है? परिनिष्ठित भाषा। परिनिष्ठित भाषा। और तीसरा होता है राष्ट्रभाषा। किसी भी देश में भाषा के 3 रूप निकलकर सामने आते हैं, बोलियां, परिनिष्ठित भाषा और राष्ट्रभाषा। सबसे पहले अगर हम बात करें कि बोलियां क्या होती हैं, तो बोली क्या होती है? भाषा का वह रूप
भाषा का वह रूप जिसे सामान्य जनता अपने घरों में प्रयुक्त करती है, या हम कह सकते हैं जो हमारी मातृभाषा है, जो हमारी माँ की भाषा है, जो हमारे घर की भाषा है, जो हमारे परिवार की भाषा है, वह भाषा क्या कहलाती है? वह बोली कहलाती है। जो जनमानस अपने घरों में प्रयुक्त करते हैं उस भाषा को हम क्या कहते हैं? बोली कहते हैं। क्या कहते हैं? बोली कहते हैं। वही भाषा क्या होती है? बोली है। जो हम लोग अपने घरों में बात करते हैं एक दूसरे से, वह बोली है। वही बोली जब व्याकरण की दृष्टि से उसमें शुद्धता लाई जाती है, व्याकरणिक नियमों का प्रयोग किया जाता है, तो वह परिनिष्ठित भाषा हो जाती है। बोली को ही जब हम व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध करते हैं, परिष्कृत करते हैं, परिमार्जित करते हैं, तो वह क्या हो जाती है? परिनिष्ठित भाषा हो जाती है। और वही परिनिष्ठित भाषा जब किसी देश में आगे चल करके बहुत ज्यादा, बहुत विशाल लोगों के द्वारा प्रयोग में लाई जाती है, यानी किसी देश की अधिकांश जनसंख्या, ज्यादा जनसंख्या जब इसको बोलने लगती है शुद्ध भाषा को, तो वह राष्ट्रभाषा बन जाती है। विडंबना यह है कि भारत की कोई भी राष्ट्रभाषा नहीं है। हिंदी भारत की राष्ट्रभाषा नहीं है, ध्यान रखना। कैसी भाषा है? केवल सरकारी कामकाज की भाषा है। राष्ट्रभाषा भारत की कोई नहीं है। तो हिंदी भारत की हमारे राष्ट्रभाषा नहीं है। भारत की राजभाषा क्या है? हिंदी है। भारत की राजभाषा हिंदी है। तो ये थी हमारे भाषा के रूप। पहला क्या है? बोलियां क्या होती हैं? वह भाषा का वह रूप जिसे सामान्य जनता, सामान्य जनमानस अपने घरों में सामान्य बोलचाल की भाषा के लिए प्रयोग करती है, उसे हम क्या कहते हैं? बोली कहते हैं। यही बोली जब व्याकरण की दृष्टि से परिष्कृत हो जाती है, शुद्ध हो जाती है, व्याकरणिक, इसमें व्याकरणिक नियमों का प्रयोग करते हैं हम, तो वह क्या कहलाती है? परिनिष्ठित भाषा। और यही परिनिष्ठित भाषा जब अधिकांश जनसंख्या के द्वारा किसी देश में प्रयोग में लाई जाती है, तो आगे चल करके वह भाषा सामाजिक तौर पर राष्ट्रभाषा का दर्जा पा लेती है, क्योंकि समाज की बहुसंख्यक जनता उस भाषा का प्रयोग करती है। इसलिए फिर वह क्या हो जाती है? वह राष्ट्रभाषा हो जाती है। भारत की कोई भी राष्ट्रभाषा नहीं है, भारत की राजभाषा है, और उस भाषा का नाम क्या है? हिंदी है। तो ये था हमारा भाषा के रूप। अब अगर हम हिंदी भाषा का संक्षिप्त बात करें परिचय की, कैसे इसकी उत्पत्ति हुई, कहाँ से ये भाषा प्रकट हुई, तो कुछ महत्वपूर्ण बातें आप हिंदी भाषा के संबंध में याद रखेंगे। पहला है हिंदी, दूसरा शब्द है हिंदू, और तीसरा शब्द है ये हिंदुस्तान। हिंदी, हिंदू और हिंदुस्तान ये किस भाषा के शब्द हैं? ये फारसी भाषा के शब्द हैं। फारसी भाषा के शब्द हैं। ये प्रश्न आया है हिंदी किस भाषा का शब्द है, यूपी सुपर टेट में आया है। तो हिंदी किस भाषा का शब्द है? हिंदी फारसी भाषा का शब्द है। कभी भी गलती से संस्कृत ना लगा देना, हिंदी संस्कृत का शब्द नहीं है। हिंदी किस भाषा का है? फारसी भाषा का शब्द है। देखो, हिंदी स्वयं की एक भाषा है और बहुत अच्छी भाषा है। जगत जननी भाषा संस्कृत से उत्पन्न हुई है, लेकिन जो शब्द हिंदी है वो किस भाषा का है? फारसी भाषा का है। समझ में आए? हिंदी, और साथ में हमने दो शब्द और बढ़ा दिए हैं। हिंदी पूछा गया है आपसे, हिंदू और हिंदुस्तान, ये शब्द भी किस भाषा के हैं? ये भी फारसी भाषा के शब्द हैं। 13वीं शताब्दी के प्रारंभ में, 13वीं शताब्दी के प्रारंभ में अगर हम बात करें तो भारत के फारसी कवि एक थे, और उन कवि का नाम क्या था? औफी। भारत के फारसी कवि थे और उनका नाम क्या था? औफी ने सर्वप्रथम हिंदवी शब्द का प्रयोग किया। किस शब्द का प्रयोग किया? हिंदवी। सर्वप्रथम औफी ने हिंदवी शब्द का प्रयोग किया। और ये औफी किस भाषा के कवि थे? ये फारसी भाषा के कवि थे। हिंदी शब्द का प्रयोग नहीं किया। किस भाषा का, किस शब्द का प्रयोग किया? हिंदवी शब्द का प्रयोग किया।
तो अगर आपसे पूछा जाए कि हिंदवी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया, तो औफी ने किया। 3 शताब्दी के बाद में 16वीं शताब्दी में आपने नाम सुना होगा मलिक मोहम्मद जायसी। मलिक मोहम्मद जायसी ने भी हिंदवी शब्द का प्रयोग किया। किस शब्द का प्रयोग किया? हिंदवी शब्द का प्रयोग किया। सबसे पहले किसने किया? औफी ने किया 13वीं शताब्दी में। उसके बाद 16वीं शताब्दी में किसने किया? मलिक मोहम्मद जायसी ने भी हिंदवी शब्द का प्रयोग किया। 17वीं शताब्दी तक अगर हम बात करें, 17वीं शताब्दी तक मुसलमान कवियों के द्वारा हिंदी और हिंदवी इन दोनों शब्दों का प्रयोग किया गया। किसके द्वारा? मुसलमान कवियों के द्वारा। कब? 17वीं शताब्दी में हिंदी और हिंदवी दोनों शब्दों का प्रयोग किया गया। 18वीं शताब्दी में जब अंग्रेज आए, 18वीं शताब्दी में जब भारत में किसका आगमन हुआ? अंग्रेजों का आगमन हुआ। अंग्रेज आए तो अंग्रेजों का आगमन हुआ और उन्होंने हिंदी को क्या कहा? हिंदुस्तानी कहा। हिंदुस्तानी। अंग्रेजों ने हिंदी को हिंदुस्तानी की संज्ञा दी, लेकिन जो जनमानस था उसने हिंदी शब्द को ही स्वीकार किया। जनमानस ने किस शब्द को स्वीकार किया? हिंदी शब्द को ही स्वीकार किया। तो इस प्रकार से हम लोगों ने, भारतीयों ने कहा नहीं, हिंदी ही सही है, हिंदुस्तानी नहीं। सबसे पहले हिंदी, हिंदू और हिंदुस्तानी समझ लो। हिंदी, हिंदू और हिंदुस्तान ये किस भाषा के शब्द हैं? ये फारसी भाषा के शब्द हैं। हिंदी, हिंदू और हिंदुस्तान किस भाषा के शब्द हैं? फारसी भाषा के शब्द हैं। 13वीं शताब्दी में सबसे पहले फारसी कवि औफी ने किस शब्द का प्रयोग किया? हिंदवी शब्द का प्रयोग किया। इन्होंने कहा हिंदवी, अपने रचनाओं में सबसे पहले इन्होंने प्रयोग किया हिंदवी शब्द। 16वीं शताब्दी में मलिक मोहम्मद जायसी ने भी हिंदवी शब्द का प्रयोग किया। 17वीं शताब्दी में मुसलमान कवियों के द्वारा हिंदी और हिंदवी दोनों शब्दों का प्रयोग किया गया। 18वीं शताब्दी में जब अंग्रेज आए तो उन्होंने हिंदुस्तानी कहा। हिंदी को क्या कहा? हिंदुस्तानी। लेकिन जनमानस ने क्या स्वीकार किया? हिंदी को ही स्वीकार किया। तो ये था हिंदी भाषा से संबंधित कुछ सामान्य परिचय। अब हमारा वीडियो बड़ा हो जाएगा, इसके आगे की चर्चा हम अपने अगले वीडियो में करेंगे कि हिंदी शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई, किस भाषा से बना और भारतीय संविधान में इसके लिए क्या क्या प्रावधान है। इनकी चर्चा करने के बाद में फिर हम आगे अपने वर्णमाला के वीडियो पर पहुँचेंगे और ये कंटिन्यू रहेंगे। थोड़ा व्यस्तता की वजह से वीडियो आपको नहीं मिल पा रहे हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। धन्यवाद।